सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही डर पाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पग एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। चढ़ खुद विपत्ति पर तू छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। तू स्वयं महाभयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। जिस दिन तमाम तरह के डर के माहौल में कोई निडर होकर लड़ने की हिम्मत कर लेता है, फिर इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़ाई आप जीते या नहीं जीते। लेकिन ऐसे वक्त में कोई लड़ने की हिम्मत करके खड़ा हो गया और आंख में आंख डाल करके कहे, हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही। नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार से। कोई भी रात इतनी घनी रात नहीं होती कि सूरज के उगने की उम्मीद ही खत्म कर दे। कोई भी वक्त इतना बुरा हो ही नहीं सकता कि लड़ने की जगहें खत्म हो जाए। कोई भी तानाशाह इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसकी कुर्सी एक न एक दिन चली न जाए। कल्पना करिए कि इलेक्शन कमीशन आज तक विपक्षी दलों को कायदे से ईवीएम की जांच करने नहीं दे रहा है और शायरी सुना रहा है वहां बैठ करके कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ने मुझ पर मत आया। सोचिए देश कहां पहुंच गया। कोई लॉजिक ही नहीं बचा साहब। ईवीएम मशीन इसलिए लाई गई थी कि कम समय में चुनाव हो जाएगा, जल्दी चुनाव खत्म हो जाएगा और जल्दी गिनती हो जाएगी। उतना ही समय लग रहा है जितना बैलेट पेपर से लगता था। अच्छा आप बताइए, एक अवतारी आदमी दुनिया से बाकी देश छोड़ करके वो भारत में पैदा हुआ, 35 साल 40 साल भीख मांगी। मैं नहीं कर रहा हूं, उसने खुद बताया। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया, इतना पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, आपकी बार अकेले 400 पार का नारा लगा रहा है, तो फुल क्रेडिट उसे मिलनी चाहिए। लोग ईवीएम पर क्रेडिट दे रहे हैं। आज ही उस अधिकारी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ताकि लोग झूठी क्रेडिट ईवीएम को न दें, सारा मामला साफ हो जाता। लेकिन अब तो उसका समय बचा नहीं। झूठ की चोरी अब कैसे पकड़ में आएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर होता तो लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, इसकी चोरी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ पकड़ ली गई होती। मैं नागपुर आने के लिए दिल्ली जहां एयरपोर्ट पर बैठा, 4-5 लोग बैठे थे और कॉन्फिडेंस देखिएगा। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला कि आज तो चुनाव घोषित होने वाले हैं। सब अननोन थे, बढ़िया कपड़े लत्ते में सूट बूट पहने हुए। दूसरे ने कहा क्या चुनाव अब की बार तो 400 पार है, कॉन्फिडेंस देखिए। दूसरा बोला अरे नहीं नहीं चुनाव तो करना पड़ेगा। अरे सब पता है कौन है उसके आगे, उसने सबको ठीक कर दिया। तो कहा अरे नहीं वो तो गड़बड़ हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पकड़ में आ गया कि तुमने एक हाथ से चंदा लिया, दूसरे हाथ से उसको ठेका दिया है। तो कहा तो क्या हुआ, पहले वाले लोग कुछ करते थे तो बताते थोड़े ही थे। तो उसने कहा अरे नहीं उसमें ये भी पकड़ में आया है कि जो चंदा नहीं दे रहा तो उसके घर तुमने ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, और जब ईडी और सीबीआई भेजी तो अगले दिन उसने चंदा दे दिया। तो कहा कि यही तो होती है ताकत, शेर है, सीधे सीधे जो नहीं माना उसको डरा के ले लिया चंदा। मैं चुपचाप दोनों को सुन रहा था। उसके बाद उसने कहा कि देश की तरक्की अगर चाहिए तो तानाशाह चाहिए। जिस दिन तानाशाह ये डर ये ख्वाब खत्म कर देगा कि, और उसने उदाहरण क्या दिया पता है, तमिलनाडु अलग कहता है हम हिंदी नहीं बोलेंगे, नागपुर वाले कहते हैं हम मराठी बोलेंगे, यूपी बिहार वाले हिंदी हिंदी करते हैं। ये देश को कोई एकजुट रख सकता है तो एक लीडर तानाशाह होना चाहिए जो उसी जिले इलाही की तरह है। मैं चुपचाप बैठ के यही सोच रहा था, इस कॉमन सेंस को गांव तक पहुंचा दिया गया। इस झूठ पर लोग सच मानते हैं, जैसे वही कि पापा उन्होंने युद्ध रुकवा दिया था। ये हम और आप हंस सकते हैं, लेकिन गांव जाकर पूछ लीजिएगा, जो राम को ला सकता है वो युद्ध रुकवा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे चाय पूछ कर पीता है। गांव में ये भी लोग मानते हैं। इलाहाबाद में पढ़ा करता था, तो इलाहाबाद में जब माघ मेला कुंभ लगा था तो एक आदमी बैठ करके उसी समय समझाने लगा कि गुजरात के भुज में भूकंप कैसे आया है पता है? तो कहा नहीं पता है। तो उसने कहा कि धरती गोल होती है। कॉन्फिडेंस देखिए झूठ बोलने वाले का। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो वो आदमी ऐसे गोल हाथ बनाया और कहा धरती ऐसी गोल है। बाकी सब लोग ऐसे बैठे, हाँ गोल है। कहा कि जब कुंभ लगा तो ज्यादा आदमी सब इलाहाबाद की तरफ आ गया कुंभ नहाने।
तो गुजरात की तरफ से धरती थोड़ी सी उठ गई और इलाहाबाद की तरफ दब गई, इसलिए गुजरात में भूकंप आ गया। बाकी सब कर हाँ बाबा कहां थे, वही सब बाबा आजकल पर्चा बना रहे हैं। जहां देखो पाखंड के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए, लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद ऐसे नेताओं के पीछे। अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। जिन्होंने इस साजिश को समझ करके एक होने और बहुत डाइवर्सिटी में एक होने का ये अभियान शुरू किया है, इसके लिए मैं उन सभी आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कई बार आधी लड़ाई उसी दिन जीत ली जाती है जिस दिन तमाम तरह के डर के माहौल में कोई निडर होकर लड़ने की हिम्मत कर लेता है। फिर इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़ाई आप जीते या नहीं जीते, लेकिन ऐसे वक्त में कोई लड़ने की हिम्मत करके खड़ा हो गया और आंख में आंख डाल करके कहे, इसलिए उम्मीद जिंदा रहती है। हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। कोई भी रात इतनी घनी रात नहीं होती कि सूरज के उगने की उम्मीद ही खत्म कर दे। कोई भी वक्त इतना बुरा हो ही नहीं सकता कि लड़ने की जगहें खत्म हो जाएं। कोई भी तानाशाह इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसकी कुर्सी एक न एक दिन चली न जाए। इसी उम्मीद के साथ युवाओं का कार्यक्रम होना चाहिए और मैं इसलिए भी बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के आयोजकों को, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी। हर विषय पर बातचीत हुई, लगभग जिन विषयों पर आज बात होनी जरूरी है। महिलाओं के विषय पर बात हुई, लेकिन यहां केवल यह नारा नहीं लगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हकीकत में बेटी की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा, उस पर बात हुई। सोशल मीडिया पर बात हुई। हमारे दोस्त ने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। बस उस प्रेजेंटेशन में यह बताना भूल गए कि आजकल तो डियर प्राइम मिनिस्टर भी अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वो नहीं कराया गया, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करना है और उससे कैसे बचना है। पैरासीटामोल की दवाई भी गलत ढंग से खा ली जाए तो रिएक्शन कर जाती है। यहां तो आप इतने नेता का भाषण इतना गलत डायरेक्शन से ले रहे हैं, बदहजमी होनी लाजमी है। और उनके भाषण का झूठ कैसे लोगों को बरगला रहा है। पापा युद्ध रुकवा दिया, हमें विदेश से बाहर से ले आए। सोचिए, खुले आम झूठ। पहले क्या होता था, झूठ उठ कोई बोलता था तो अगल बगल देख लेता था कि कोई सुन तो नहीं रहा है कि हम सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं। अब तो खुलेआम मूर्ख बनाया जा रहा है। ये देख करके कि मान जाते, कितने पापा लोग इस पे खुश हो गए, हां युद्ध रुकवा दिया, हमें तो पता ही नहीं था। और जो युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें भी पता नहीं कि अरे कब रुका, किसने रुकवाया। ऐसे वक्त में जब झूठ का बोलबाला है, सच की लड़ाई लड़ना अपने वक्त में जिंदा होने की निशानी है। और इसके लिए भी आयोजकों को धन्यवाद, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है ना, उसके पास झूठ को फैलाने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं।
पहले के जमाने में जिनके 10 मुंह हुआ करते थे उनको लोग खराब मान लेते थे। आजकल तो हजारों मुंह हैं। एक मुंह से कोई तानाशाह कहता है कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, दूसरा मुंह उसी का है, उसी शरीर का है, आप समझ रहे हैं ना। वो वहां से बोलता है कि 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कौन सा सही है रे भाई? संविधान बचाना है कि संविधान बदलना है? ऐसे वक्त में सोशल मीडिया से कैसे आप, क्योंकि एक बात तो सही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने 2000 की नोट में चिप ढूंढने का भी झूठ को झूठ नहीं माना, तो हमारे और आपके सच को क्या दिखाएगा? पहले छप के बिका करते थे जो अखबार, वो अब बिक के छपा करते हैं। ऐसे वक्त में जब मीडिया उनकी दरबारी हो चुकी हो तो सोशल मीडिया आपका हथियार है, लेकिन हां, उस हथियार को कैसे बच के इस्तेमाल करना है इसका आपको एक सेशन में पढ़ाया बताया। इसलिए मैं कहता हूं कि कितना खूबसूरत मंच। एक दोस्त ने ओबीसी के मसले पर बात की, मानवाधिकार पर बात हुई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज को लेकर के क्या दिक्कत हुई। मेरे परिचय में संचालिका जी ने कहा कि मैंने एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर हो गई है, और यह बात भी मुझे ही बतानी पड़ रही है क्योंकि यह भी बात मीडिया से गायब है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाली खबर गायब है, इस पर बात नहीं हो रही। लेकिन सच को, मैं महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा हूं, यहां के एक पुरखे ने हमारे लिखा कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। उनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, और उन्होंने जो सबक हमें सिखाया है, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और इसलिए ये बात हम खुद बताएंगे कि जब हमारे एक दोस्त यहां पर खड़े होकर रोहित वेमुला, पायल तड़वी को याद कर रहे थे, मुझे अपनी किताब का कुछ चैप्टर याद आने लगा था। आपका मन करे तो पढ़िएगा। मैं अपनी किताब का प्रचार करने नहीं आया हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो एक सूचना थी जो आप तक पहुंच गई, आपका मन करे तो पढ़िएगा। वैसे एक सूचना ये है कि मराठी में लोगों ने उसे इतना प्रेम दिया है कि उसका मराठी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, जो बाबा साहब की जयंती के पहले लॉन्च हो जाएगा, और हो सकता है वो मराठी में भी आपको पढ़ने को मिले। यानी प्रोफेसर की डायरी मराठी में भी आ रही है। और उस किताब को इसलिए याद कर रहा हूं कि वो पूरी की पूरी किताब मैंने डेडिकेट की है तो रोहित वेमुला और उनके जैसी अधूरी रह गई संभावनाओं के नाम। इस कार्यक्रम का नाम है युवा परिषद। तो इस देश के नौजवानों का आइकॉन कौन होना चाहिए? हमें इस मंच से रोहित वेमुला को याद करना पड़ेगा, जिनकी सांस्थानिक हत्या की गई। एक ऐसा नौजवान जो कार्ल सैगन की तरह वैज्ञानिक बनना चाहता था, फेलोशिप रोक दी। क्यों रोकी? रोहित वेमुला, महाराष्ट्र के लोगों, इशारा आप भी समझते होंगे, अगर रोहित वेमुला जय भीम बोलते हुए उनका वाला नारा भी लगाने लगता तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जय भीम बोलते हैं, दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो कुछ और हो जाता है। समझ रहे हैं ना? लड़ाई देखिए, इस मंच पर खड़े होकर केवल अपने वैचारिक प्रतिपक्षी की आलोचना करें, इतने से ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा झाड़ू घर के अंदर भी लगाना पड़ेगा। कहीं गलती हमारी भी तो है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर जाने के आंदोलन को बंद कर दिया एक समय के बाद, और जाते जाते मिलिंद कॉलेज जैसा कॉलेज खोलकर गए और ये कह के गए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। आज बाबा साहब होते तो उसमें कुछ चीजें और जोड़ते और उसको कहते कि रीड, राइट एंड फाइट, पढ़ो, लिखो और लड़ो। ये आपके नौजवान और जिंदा होने दोनों का पर्याय होगा। और बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन कितने टुकड़ों में बटा है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कितने टुकड़े हुए। तो ये कुछ मूल्यांकन तो हमें अपना भी करना होगा, क्योंकि यहीं बगल में नागपुरी संतरे के बाद जो एक चीज और प्रसिद्ध है, अगले साल उसका 100 साल पूरा होने जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक वैचारिक मंच है और समझदार को इशारा काफी। इस मंच से अगर नाम लेंगे तो हम अपने वैचारिक लोगों का नाम लेंगे, संविधान का नाम लेंगे। बाकी किसी को हम उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि ऐसे वैचारिक मंचों से उनका नाम लिया जाए। लेकिन इस बात को कहना आज के वक्त में जरूरी है कि जब हमारा एक साथी यहां खड़े होकर एक भारत का दृश्य आपके सामने रख रहा था कि इस देश के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज अब इतने सांप्रदायिक हो गए हैं कि एक शिक्षिका अपने ही विद्यार्थी को बुलाकर उसको मुस्लिम होने की वजह से ऐसी बात बोलते हुए उसी के विद्यार्थियों से पिटवा रही है। जहर का पता नहीं साहब कितना फैल चुका है। और मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय जिससे मुझे निकाल दिया गया, मैं तो एक बहिष्कृत प्रोफेसर हूं। मैंने बचपन में चाय नहीं बेची, लेकिन मेरे घर वालों ने दूध बेचा। मैंने भीख नहीं मांगी, मेरे घर वालों ने मेहनत किया और मुझे पढ़ाया। अगर हमारे घर वाले न होते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। और जिस प्रोफेसर की डायरी की बात मैं करना चाहता हूं, वो बिके, कितनी बिके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस कलम और किताब ने हम जैसे नौजवानों को बनाया है, उस कलम और किताब की कहानी है प्रोफेसर की डायरी में। इसलिए आपको उसे पढ़ना चाहिए कि अगर कलम और किताब न होती तो मैं यूपी के आजमगढ़ में कई गाय भैंस चरा रहा होता, दूध बेच रहा होता। आज मैं 14 साल प्रोफेसर रहने के बाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर होने के बाद, आंख में आंख डाल करके तानाशाहों से निडर होकर सवाल पूछने के बाद, नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद भी उन्होंने सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हमने भी तय कर लिया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये जो हिम्मत और ताकत मिली है, ये कलम और किताब से मिली है, अपने वैचारिक पुरखों से मिली है। इसलिए आज के नौजवानों को एक पैगाम अगर कोई देना चाहेंगे हम, तो कलम और किताब हर हाथ तक पहुंचे, ऐसा भारत बनाना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उस प्रोफेसर की डायरी में मैंने वो फलसफे लिखे हैं कि आज वही कलम और किताब कैसे लोगों के हाथ से छीनी जा रही। हमारे एक दूसरे दोस्त जब अभी हमसे ठीक पहले बोल रहे थे, कहां तो इस देश में ये नारा लगा था, समाजवादी आंदोलनों का नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त हो, किसी की जेब में पैसा है इससे तय ना हो कि उसे पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आज कहां पहुंच गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जुमलेबाजी में नारे तो आपने भी खूब लगाए, और पॉलिसी बनाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न पढ़ेगा इंडिया न आगे बढ़ेगा इंडिया। ये पॉलिसी बनाई है जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। एक एग्जांपल दूं उसका, पहले यूजीसी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए ग्रांट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट के पास अपना पैसा तो होता नहीं, गवर्नमेंट के पास तो पब्लिक का पैसा है, और वो पैसा सरकार का शिक्षा रोजगार इसमें खर्च हो तो सरकार पैसा देती है, विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज सरकारी हो, ताकि किसी की गरीबी से, किसी के बेरोजगारी से, किसी का धर्म देखकर, जाति देखकर उसे शिक्षा या दवाई, पढ़ाई या दवाई से वंचित न होना पड़े। इसलिए डेमोक्रेटिक स्टेट में राज्य की जिम्मेदारी थी कि पढ़ाया जाए, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सबके जिम्मे खोले गए।
यूजीसी उस फंडिंग एजेंसी का नाम था जो फंड करती थी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अब हेफा बन गया है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, जो लोन देगी। अगर एक एजुकेशन सिस्टम है तो वो लोन लेगा, और लोन कितने दिन में चुकाएगा ये उसको बताना पड़ेगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, हजारों करोड़ रुपए दिल्ली विश्वविद्यालय लोन ले चुका है, जेएनयू हजारों करोड़ रुपए लोन ले चुका है, और एक एमओयू साइन हुआ है, और उस एमओयू में उसे बताना पड़ेगा कि कितने साल में ये पैसा आप वापस गवर्नमेंट को लौटाएंगे। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा लौटाना है तो उसके पास पैसा आना होगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा आने के सोर्स क्या है? दो ही काम वो करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और खर्च कम हो। खर्च कम हो इसके लिए क्या करेगा? ठेके पर प्रोफेसर रखेगा, ठेके पर कर्मचारी रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाएंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट पर गुरु रखे गए, ठेके पर गुरु रखे गए, उसी दिन जिल्ले इलाही ने जोर से भाषण देके बोला कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ताकि उधर सबका ध्यान चला गया और इधर से पॉलिसी पर कॉन्ट्रैक्ट टीचिंग आ गई। ये चोरी हो रही है। और ठीक उसी समय पैसा आएगा कैसे? विद्यार्थियों की फीस से। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया तो जिस कोर्स की फीस 4,000 रुपए थी, 14 साल बाद उसी कोर्स की फीस लगभग 40,000 पहुंच गई थी। एजुकेशन बिक गई और लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि उसने तो क्लियर ही नहीं किया कि चौथी पास है या इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया हुआ है। पता है ना, अभी तो डिग्री का भी पता नहीं है, ओरिजिनल है फेक है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। लेकिन आपको यह बात तो करनी थी कि आप एजुकेशन तो सबको दें। नौजवानों का सम्मेलन हो रहा है, एक बात सोचकर बताइए, अगर एजुकेशन छीन ली जाएगी, एक पीढ़ी लगभग 65 करोड़ लोग नौजवानों की उम्र के हैं इस देश में। दुनिया का सबसे नौजवान देश कौन है? भारत। तो दुनिया के सबसे ज्यादा युवा कहां हैं? भारत में। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा युवा क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या विश्वविद्यालयों में है? नहीं, कांवड़ ढोने में है, दंगे में है, धार्मिक लड़ाई कराने में है। अगर ये दुनिया के सबसे ज्यादा युवा विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज में होते तो वाकई विश्व गुरु बन जाते। लेकिन फिर उनकी दुकान बंद हो जाती, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हुए कह रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। समझ गए ना? ये नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा इस देश में किया जा रहा है। अगर कोई नौजवान शिक्षित ही नहीं होगा, मैं डेटा देख रहा था 10 मई 2022 का नवभारत टाइम्स का एक डेटा है, क्योंकि अब तो आंकड़े बंद हो गए, अब तो आंकड़े नहीं आएंगे। अब तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह कि बताओ, तो हो सकता है पीएमओ की तरफ से एक लेटर आए 30 जून तक बता पाएंगे। बहुत बड़ा काम है, बहुत डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर कोई जज ये बात भूल जाए कि उसका भी जज लोया हो सकता है, अगर वो हिम्मत दिखा दे तो 24 घंटे के अंदर डेटा पब्लिक हो गया। चोरी कौन कर रहा था भाई? और वह जज अगर उस तरह का डेटा रिलीज कर पाया, तब जाकर के पता चला कि चोरी कहां हो रही थी। लेकिन एक गैर सरकारी संस्था आंकड़े दे रही है 2019-2020 के बीच में इस देश के 51,108 स्कूल सरकारी जो थे वो बंद हो गए। भाई हमारे साथी महाराष्ट्र के स्कूलों को बता रहे थे, ये एक साल में 50-50 हजार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले 10 साल में कितने स्कूल बंद हो गए होंगे? जब नए स्कूल खोले जाने चाहिए तो आपके सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए तो डीयू और जेएनयू की फंडिंग कम की जा रही है। 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जा रहा है, और वहां पर वैकेंसीज जो आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखी जा रही है। ये लास्ट है जिसमें परमानेंट लोग होंगे।
नौजवानों को यहां से धोखा दिया जा रहा है, युवाओं को वहां से रोका जा रहा है। और इसलिए जिल्ले इलाही का फरमान आया है। जिल्ले इलाही जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे किसको कह रहा हूं। फकीर 2014 में बोले थे, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था, मुझे अगर आप प्रधानमंत्री बना देंगे, कितना रोजगार प्रतिवर्ष बताइए भाइयों बहनों, आप बताओ। क्योंकि अगर आप यहां बहुत पैसे होकर बैठे रहेंगे तो यहां से बाहर जाकर लड़ाई क्या लड़ेंगे। अभी हमारे साथी कह रहे थे, इस बात को गांव गांव तक ले जाना है। कितने करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष? 2 करोड़ रोजगार। तो 10 साल में कितना रोजगार हो जाता? 20 करोड़ रोजगार। 20 करोड़ रोजगार कहां मिला? मिला है वहां मिला है जहां से चंदा आया है, मजदूरी का। जबकि रोजगार का मतलब क्या था? उसी चुनावी भाषण में बोल देते कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। पकौड़ा तो लोग, जैसे लगता है 2014 के पहले पकौड़े नहीं बिकते थे क्या? और कौन पकौड़ा बेचने वाला आईएएस बनने के लिए रोजगार तुमसे मांग रहा था? लेकिन जो पीएचडी कर लिया हो उसको पकौड़ा बेचवा दो, इसे कहते हैं न्यू इंडिया का तानाशाह है। ये न्यू इंडिया। नौजवानों को इसके बाद भी अगर कुछ न समझ में आ रहा हो, इस देश के नौजवानों को अगर इसमें भी मजा आ रहा है कि पकौड़ा बेच रहे हैं, तो फिर 80 संगठन के 800 संगठन मिल जाए तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर 1 मिनट की एक रील्स आएगी और उस रील्स में गाना होगा, भाइयों बहनों जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहां से लाए हो? कब लाए? कहां गए थे राम? हमने तो अपनी किताबों में पढ़ा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, और तुम उनको लाए हो। आप कल्पना करिए कि जिस बात से लोगों की धार्मिक भावना आहत होनी चाहिए थी, उस बात पर लोग वोट दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। भगवान से भी बड़े हो गए उनको लाने वाले। एक फोटो देखी थी सोशल मीडिया पे, राम छोटे हैं और राम को लाने वाले, गांव में जाइएगा लोग ये मानते हैं कि हां राम को वही लाए हैं। जो सबको लाया है वो उनको लाए हैं। क्यों लाए हैं पता है? क्योंकि आप उसी के नाम पर वोट दें। और यह आंकड़ा आप न पूछें कि भैया जब सरकारी स्कूल खोला जाना था इतना स्कूल बंद क्यों हो गया। एक विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, क्या आपको नहीं नागपुर में रह करके यह महसूस होता? और नागपुर तो फिर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गया है। यहां से 400 किलोमीटर दूर, कई बार मैं उन इलाकों में भी गया हूं, वहां के बच्चे, वहां घर रहने को ठीक से घर नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, उनके पास सपने देखने के भी कितने मौके हैं। मैं यूपी से आता हूं, मेरे पूर्वांचल में भी वैसे ही हाल है। उन गांवों में वाकई झोपड़ी के भाग नई जगह, क्योंकि वहां न अस्पताल है न स्कूल है। जब उन्हें शिक्षा मिली नहीं और उन्हें यह पता नहीं कि शिक्षा किसकी वजह से नहीं मिली, उनको लगता है कि शिक्षा उन्हीं की वजह से, क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता है उन्होंने कोई पाप कर दिया था कि वो उस घर में पैदा नहीं हुए जिस घर में प्री वेडिंग सेरेमनी ही 1200 करोड़ रुपए की हो और सब लोग जाके वहां डांस कर रहे हैं। वो भी तो एक इंसान ही है ना। प्री वेडिंग सेरेमनी 1200 करोड़ रुपया, जाने कितने स्कूल उसमें बन जाते, जाने कितने किसानों का कर्जा माफ हो जाता। अरे वो सब छोड़िए, एक कंपनी जिसके यहां ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है, 3 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना चंदा पहुंचा देती है कि अगर वही चंदा लगा दो तो पूरे देश के सरकारी स्कूलों के मास्टरों का पूरे साल की सैलरी पूरी हो जाती।
पैसा कहां है और जा कहां रहा है? मास्टर की फीस सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। और नौजवानों को लगता है कि हमारे से क्या मतलब। आई डोंट केयर बिकॉज आई हेट पॉलिटिक्स। नौजवानों को सिखाया गया है पॉलिटिक्स से दूर रहना, और घर के लोग भी ये हमारे घर में भी सिखाया। घर में जब इलाहाबाद पढ़ने गया तो मैं थोड़ा बचपन में शरारती था, उतना शरारती नहीं था कि मतलब मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के ले आऊं तालाब से, मतलब सामान्य व्यक्ति था। तो वो जब मैं इलाहाबाद गया तो मेरे घर वालों ने बहुत सख्त हिदायत दी, और मैंने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है, चुपचाप कलम और किताब से वास्ता रखना, राजनीति से दूर रहना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग राजनीति से दूर होंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आज आप किसके शिकार हो रहे हैं? स्टूडेंट की फीस कितनी होगी ये कौन तय कर रहा है? पॉलिटिक्स तय कर रही है कि नहीं कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो गया। अब वैकेंसीज कम होंगी, फेलोशिप कम हो रही है। फेलोशिप देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने से फेलोशिप बंद है। मौलाना आजाद फेलोशिप जो माइनॉरिटीज के बच्चों को दी जाती थी वो फेलोशिप बंद है। ओबीसीज को जो फेलोशिप दी जा रही थी उसमें से कई फेलोशिप बंद है, उसके लिए पैसे नहीं है। और बच्चों को सिखाया जा रहा है पॉलिटिक्स मत करना, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बंद कर दिया गया, छात्र संघ खत्म। पता है छात्र संघ से नौजवान नेता पैदा होते थे। इसलिए आज इस युवा परिषद की बात को गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है कि भैया नौजवानों, फ्रांस भी एक देश था, और फ्रांस में जब महंगाई बढ़ गई थी तो नौजवान अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से निकलकर फ्रांस की सड़कों पर उतरकर छात्र आंदोलन किया था। और फ्रांस का प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के आंदोलन में आगे आगे खड़े होकर के पूरी क्रांति की अगुवाई कर रहा था। उसका नाम था ज्यां पाल सार्त, अगर आपने सुना हो तो। दुनिया का बड़ा फिलोसफर था। और आजकल के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? कॉलेज कैंपस के भीतर जय श्री राम का नारा लग रहा है, प्रोफेसर भी झूम रहा है, विद्यार्थी भी झूम रहा है, क्योंकि दोनों को पता है ये वीडियो बना करके वहां नागपुर के हेडक्वार्टर तक जाएंगे तो विद्यार्थी का पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, प्रोफेसर वाइस चांसलर बन जाएगा, और जो अगला उसका स्टूडेंट है वो उधर हो जाएगा, क्योंकि मेरिट का तो कोई मतलब नहीं रहा। वाइस चांसलर कौन बना रहा है? यहां से तय हो रहा है। तो उस देश के नौजवान को पता ही नहीं है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और छोड़िए विदेशों का उदाहरण, इस देश के उदाहरण को सुनिए ना। इमरजेंसी लगानी पड़ी, एक वक्त था तानाशाह एक और इस देश में हुए, और उस समय जब छात्र आंदोलन था वो भी गुजरात का ही था, शुरुआत वहीं से हुई थी। विद्यार्थियों ने अपने मेस की रोटी का दाम थोड़ा सा बढ़ गया था, विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था कि हमारी रोटी आप महंगी क्यों कर रहे हो। और वो गुजरात का छात्र आंदोलन बिहार के समाजवादी आंदोलन से जुड़ गया, और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। आज का छात्र एक भी आंदोलन कर पा रहा? क्योंकि जो छात्र आंदोलन करना चाहा उसे आपने उमर खालिद बना दिया। 1000 दिन से ज्यादा हो गया और उमर खालिद जेल में है, अभी तक उसके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर उमर खालिद का नाम ले लूंगा तो मेरी वीडियो अगर सोशल मीडिया पे जाएगी तो मुझे नीचे कमेंट में मेरे अपने परिवार के लोग, कहते हैं ना 140 करोड़ मेरा परिवार है, उसी परिवार के लोग मुझे मुल्ला कह के गाली देंगे, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूं। कल्पना करके देखिए कि अगर मैं मुसलमान होकर के उमर खालिद की बात करता तो क्या होता। और नौजवान वो गाली देने वाला बना है। जो सोशल मीडिया का हमारे दोस्त बता रहे थे, वो नौजवान ट्रोलर बन गया है 2 रुपए का। उसे पता नहीं 2 रुपए भी पेमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि पेटीएम भी धोखा दे के भाग गया है। ये नौजवान कहां खड़े हैं? वो ट्रोलर बन गए। तो जो छात्र आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, यही जेएनयू जब अपनी फीस के लिए लड़ रहा था तो जेएनयू को बदनाम करने का किस्सा गांव गांव सुनाया जा रहा था। 5 रुपए में खाना खाओगे, 30 साल तक पीएचडी करोगे,
और ये बात वो कह रहा था जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो जब जेएनयू का अपमान किया जा रहा था तब आपको मजा आ रहा था। जब डीयू के प्रोफेसर लड़ रहे थे और उनका हक छीना जा रहा था तब गांव में आपको बैठ करके मजा आ रहा था। जब आपके बच्चे फीस भरने का आंदोलन करके लाठी खा रहे थे तब गांव में आपको मजा आ रहा था। और जब डीयू जेएनयू बर्बाद हो गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि अब किस बात पर मजा लिया जाए। इसलिए इस युवा परिषद में अगर एक कोई बात गांव तक पहुंचानी है तो वो ये कि शिक्षा बर्बाद हो गई तो चेतना ही नहीं मिलेगी, और चेतना नहीं आएगी तो फिर उसका क्या ही होगा। कोई आएगा व्यापारी और झूठ बोलेगा, तमाशा दिखाएगा। जैसे एक व्यापारी आया था, एक किस्सा सुनाता हूं, दो चार बातें और करके फिर विदा लूंगा। एक किस्सा है, दो गुजराती भाई थे। मैं गुजराती दो लोगों का नाम ले रहा हूं तो आप अन्यथा न लीजिएगा कि किसकी बात कर रहा हूं। व्यापारी थे, बिजनेसमैन, और उन्होंने कभी भी भाषण में यह नहीं कहा था कि बिजनेस मेरे खून में है। और यहां से समझिएगा नौजवानों को बर्बाद करने का किस्सा किस व्यापारी ने कहां से खेल रचा था। उनका, मैं भोजपुरी इलाके का हूं, थोड़ी बहुत भोजपुरी आप समझ लेते हैं ना। उसका नाम था चिनवा और पटवा, दो भाई थे। दोनों ने तय किया कि यार पढ़ाई तो हमने की नहीं, चलो अब क्या करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो नया स्टार्टअप शुरू किया कि हम दाल का बिजनेस करेंगे। तो जो सबसे उस इलाके में अरहर और चने की दाल कम होती थी तो लोग मसूर की दाल खाते थे जो उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस किस्से को। उन्होंने कहा कि ये नया स्टार्टअप ये होगा कि हम पूरे इलाके से मसूर की दाल खरीद कर इकट्ठा कर लेंगे और जब उचित समय देखेंगे तब इसको बेचेंगे। उन्होंने पूरे इलाके से मसूर की दाल इकट्ठा कर ली, लेकिन उस साल उनका नसीब देखिए कि अरहर और चने की दाल की पैदावार बहुत अच्छी हो गई। अब लोग अरहर और चना सस्ती मिल रही है तो उसको खा रहे, मसूर का कोई खा ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा अब क्या होगा। दोनों गुजराती थे, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि चलो एक पॉलिसी बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। रात के समय थोड़ा अंधेरा हुआ, गांव के बगल में श्मशान घाट था जहां लाश को जलाते थे। पेड़ पर दोनों भाई चढ़ गए। एक तरफ से एक भाई बोला कि तुम कौन, तो दूसरा बोला मैं भूत हूं। उसने कहा क्या कहने आए हो यहां, तो कहा एक संदेशा लेकर आया हूं। तो अगल बगल से जो लोग गुजर रहे थे उसमें से थोड़े लोग रुक गए। उन्होंने कहा क्या संदेशा लेके आए हो। उसने कहा कुछ दिन में हमारे लोगों की आबादी इस इलाके में बढ़ने वाली है, इसलिए जल्दी से सीएए लागू कर दो। कैसे बढ़ने वाली है भूतों की आबादी। उसने कहा कि इस गांव में हैजा फैलने वाला है। तो कहा हैजा फैलने वाला है तब तो लोग मरेंगे और आबादी बढ़ेगी। कहा कि फिर, तो कहा कि लेकिन एक चालाकी अगर किसी गांव वाले ने कर दी तो वो बच जाएंगे। लेकिन क्या चालाकी, तो दूसरा बोला कि पहले देख लो अगल बगल कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने पेगासस वेगासस चेक कर लिया कि कहीं लगा तो नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे ने देख लिया, क्योंकि चोरी से ये थोड़ा देखना था कि कोई सुन नहीं रहा है, ये देखना था कि अच्छा दो चार जगह मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जब उसके बाद उसने कहा कि अगर लोग 10 दिन लगातार मसूर की दाल खाएंगे तो हैजा से बच जाएंगे। और देखते ही देखते सुबह होते होते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अपने अरहर और चने की दाल को किनारे रख दिया और लोग खोजने लगे कि मसूर की दाल कहां मिलेगी। 10 दिन लगातार खाना है ताकि हैजा से बचना है। और देखते देखते उसी दिन उन्होंने जितना स्टोर किया था उसको दुगने दाम पर बेच दिया। और उसके बाद जब चोरी पकड़ी गई तो विदेश भाग गए। इन दो भाइयों ने किया क्या, जियो दन दनादन। याद आया, मुफ्त में इंटरनेट, गांव तक मोबाइल। और जैसे ये चीज गई उसका सदुपयोग करने की ट्रेनिंग तो आपने युवाओं को दी नहीं थी। तो उसका दुरुपयोग करने वाला बिजनेसमैन वही है
जो 1200 करोड़ रुपया अपने बच्चे के प्री वेडिंग में खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चे का बिजनेस लॉन्च करना था। 1 साल उसने फ्री में इंटरनेट दिया, आपको आदत लगवाई, और अगले साल से आप भी 400, 500, 1000 रुपए इंटरनेट का खर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको आदत लग चुकी है। कभी सोचा है इस देश का पूरा अर्थतंत्र कैसे कमजोर किया जा रहा है? और इसलिए मैं अगर आज यहां खड़े होकर सोचूं कि इस सब का रास्ता क्या होगा, ये तो समस्याएं हम गिनाते चले जाएंगे। चंद दिनों बाद चुनाव होने वाला है साहब, आज ही इलेक्शन की घोषणा हुई। कल्पना करिए कि इलेक्शन कमीशन आज तक विपक्षी दलों को कायदे से ईवीएम की जांच करने नहीं दे रहा है, और शायरी सुना रहा है वहां बैठ करके कि अपनी हार का ठीकरा फोड़ने मुझ पर मत आया करो। जिले इलाही एक बार विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे, परीक्षा पर चर्चा, और परीक्षा पर चर्चा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन सा पेपर आपको सबसे टफ लगता है, सबसे कठिन लगता है। एक शरारती विद्यार्थी ऐसे युवा परिषद से गया रहा होगा, उसने खड़ा होकर कहा, हुजूर बैलेट पेपर। 7 चरण में चुनाव हो रहा है ना, बैलेट पेपर से कितने चरण में होता था? सोचिए देश कहां पहुंच गया, कोई लॉजिक ही नहीं बचा साहब। ईवीएम मशीन इसलिए लाई गई थी कि कम समय में चुनाव हो जाएगा, जल्दी चुनाव खत्म हो जाएगा और जल्दी गिनती हो जाएगी। उतना ही समय लग रहा है जितना बैलेट पेपर से लगता था। अच्छा आप बताइए, एक अवतारी आदमी दुनिया से बाकी देश छोड़ करके वो भारत में पैदा हुआ, 35 साल 40 साल भीख मांगी, मैं नहीं कह रहा हूं, उसने खुद बताया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया, इतना पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है, अब की बार अकेले 400 पार का नारा लगा रहा है, तो फुल क्रेडिट उसे मिलनी चाहिए। लोग ईवीएम पर क्रेडिट दे रहे हैं। आज ही उस अधिकारी को यह घोषणा कर देनी चाहिए थी कि इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ताकि लोग झूठी क्रेडिट ईवीएम को न दें, सारा मामला साफ हो जाता। लेकिन अब तो उसका समय बचा नहीं। झूठ की चोरी अब कैसे पकड़ में आएंगे? क्योंकि बैलेट पेपर होता तो लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, इसकी चोरी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरफ पकड़ ली गई होती है। पता है कि नहीं आपको? कैमरा यहां भी लगा है ना। बैलेट पेपर होता तो सिग्नेचर करते हुए एक आध बार तो देखते, डरो ऊपर वाले से, कोई है जो ऊपर से देख रहा है। अच्छा सोचो ना, जो राम को लाए हैं वो सबको लाएंगे, और चोरी करते समय डरते भी नहीं है। कल्पना करिए ना कि चोरी करते हुए भी खुलेआम चोरी हो रही है, और सबसे बड़ी चोरी लोकतंत्र में आपके वोट की चोरी होती है। तो बैलेट पेपर था तो चोरी पकड़ ली गई, और बैलेट पेपर ना होता तो चोरी पकड़ में आती क्या? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपसे भी साझा कर रहा हूं। ये छात्र युवा परिषद है, वर्तमान भारत में युवाओं का भविष्य। इस विषय के आगे जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब अगले 50 दिन के भीतर मिलने वाला है। इसका जवाब अगले 50 दिन बाद यह मिलेगा कि अगर वर्तमान भारत है तो उसमें युवाओं का कोई भविष्य बचेगा भी या नहीं बचेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 साल तक अनाज दिया जा रहा है। संविधान का पाठ हमने पढ़ाया नहीं, हमने सांप्रदायिकता की आग को फैलने दिया। एजुकेशन जब चौपट हो रहा था तो बचाया नहीं, फिर आप बचाएंगे किसको? एक कविता सुनिए, पहले वो आई यहूदियों के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए ईसाइयों के लिए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ईसाई नहीं था। फिर जब वो आए मेरे लिए तो कोई बोलने वाला बचा ही नहीं था। पहले वो आए मुसलमानों के लिए, बुलडोजर लेकर आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था। उस दिन ये भारत कहां खड़ा था जब फ्रिज में मांस किसका है इस बात को देख करके मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान करके लिंचिंग कर दी गई, और उसके बाद होती रही। आज अगर लिंचिंग हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो उसका मामला ही खत्म हो गया। फिर वो आए किसानों के लिए, हम और आप नहीं बोले क्योंकि हम और आप किसान नहीं थे। शायद किसानों को 750 किसान मारे गए, अब की दिल्ली भी नहीं पहुंच पाए। देखा आपने,
जितने लोग उसकी खबर दिखा रहे थे अकाउंट सस्पेंड, बंद कर दिया चैनल। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, किसानों के नेता। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि ये देश की मीडिया जब तक मुझे आलोचना करे, मेरे खिलाफ लिखे, तब तक समझना कि किसानों मैं तुम्हारा हूं, और जिस दिन ये मीडिया मेरी तारीफ करने लगे मेरे लोगों, उसी दिन समझ लेना कि मैं बिक गया हूं। वो चौधरी चरण सिंह जो कहते थे कि इस मुल्क की तरक्की का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। वो चौधरी चरण सिंह जो कहा करते थे कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। उस चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया उसी सरकार ने जो किसानों को आंदोलन भी नहीं करने दे रही है, गोली और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कहां है ये वर्तमान में युवाओं का भविष्य? 99% लोग किसान परिवार से आते हैं, तो खेती किसानी बर्बाद हुई तो हम नहीं बोले। तो जब हमारा विश्वविद्यालय और स्कूल बर्बाद हो रहा था तो कोई नहीं बोला। ये तो बहुत व्यवहारिक सी बात है। टुकड़े टुकड़े में करके तोड़ा गया। मेरे पिताजी एक बार मुझे खरीदने अंगूर भेजे, और मुझे ये कहानी बहुत मारक लगती है। मैंने सोचा कि कम पैसे में ज्यादा अंगूर खरीद कर दिखाऊंगा, तो मैं अंगूर लेके आया और मैंने कहा 10 रुपए में देखिए 5 किलो अंगूर लेके आया। हालांकि ये तब की बात है जब रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में, सतयुग की बात है, अब तो इतना अंगूर कहां मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सस्ता क्यों ले आए? मैंने कहा कि ये अलग अलग टुकड़े में पड़ा हुआ था उसी ठेले पर। तो कहे दूसरा अंगूर कितने रुपए था? मैंने कहा वो 20 रुपए किलो था। उन्होंने पूछा कि क्यों वो महंगा था, कुछ समझ पाए? मैंने कहा नहीं, केवल इतना ही था, वो गुच्छे में था और ये टूटा हुआ था। उन्होंने कहा इससे यही सीख मिलती है कि अगर टुकड़े में बिखरे रहोगे तो औने पौने दाम पर खरीदे और बेचे जाओगे, अगर एकजुट रहोगे तो तुम्हारी कीमत ज्यादा लगेगी। आज अगर इस देश को बचाना है और नौजवानों को बचाना है, तो ये जितनी लड़ाइयां हम अलग अलग लड़ रहे हैं, उन सारी लड़ाइयों को एक जगह लाना होगा। और इसलिए मैं आपकी बहुत बधाई देता हूं कि आपने 80 संगठनों को एक जगह लाने की कामयाबी हासिल की। और इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाएगा? इस लड़ाई को लड़ने का क्या टूल है? झूठ के सामने सच की लड़ाई, नफरत के सामने मोहब्बत की लड़ाई। कल्पना करिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे कॉलेज में हर तरह के लोग हुआ करते थे। मेरे कॉलेज का नाम था जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। मेरी किताब में मैंने कॉलेजेस के नाम बदल दिए हैं। आपको पढ़ने का मन करे तो जरूर पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी। वो बताएगी कि कैसे मेरे विश्वविद्यालय भी कम्युनल हो रहे थे। हमने अपनी आंखों से उसे कम्युनल होते हुए देखा है। मेरे कॉलेज में जो मुस्लिम बच्चे थे और कर्मचारी थे, वो जहां नमाज पढ़ा करते थे, कुछ दिनों बाद उसी के बगल में कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़कर ठीक उसी समय पर उन्हें चढ़ाने के लिए बैठ गए। क्योंकि आज से 10 साल पहले यही काम जब मेरे गांव में होना शुरू हुआ था, तो मुझे लगा था कि ये मेरे घर तक नहीं आएगी। चे गुवेरा दुनिया के बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि अगर आग पड़ोसी के घर लगी हो तो आपका घर बहुत दिन तक महफूज नहीं होता। इसलिए इस देश के नौजवानों को आपस में बांटा गया। इसलिए आज वो नौजवान अपनी फेलोशिप बचाने के लिए भी नहीं लड़ पा रहा है। आज वो नौजवान ये बात समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका भविष्य कहां से लूटा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे यहां हिंदी में एक कविता लिखी हुई है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही डर पाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पग एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, चढ़ खुद विपत्ति पर तू छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं महाभयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। और यह बात अगर हम इस देश के नौजवानों तक पहुंचा पाए, कोई बचा सकता है अगर इस देश को, तो इस देश का नौजवान ही बचा सकता है।
क्योंकि 2019 में इस देश के नौजवानों से वोट मांगा गया था ये कहते हुए कि मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों, पुलवामा के नाम पर वोट देना। भूले तो नहीं है आप? इस बार पहले मंदिर के बाद, उसके बाद चुनाव के ठीक पहले सीए लाने की बात, कहां गया वो 10 साल का वादा जिसका आपको रिपोर्ट कार्ड लोगों को देना था कि कितनी गारंटी पूरी हुई। आज सुबह का एक वाकया है, मैं नागपुर आने के लिए दिल्ली जहां एयरपोर्ट पर बैठा, 4-5 लोग बैठे थे और कॉन्फिडेंस देखिएगा। एक आदमी दूसरे आदमी से बोला कि आज तो चुनाव घोषित होने वाले हैं। सब अननोन थे, बढ़िया कपड़े लत्ते में, सूट बूट पहने हुए। दूसरे ने कहा क्या चुनाव अब की बार तो 400 पार है, कॉन्फिडेंस देखिए। दूसरा बोला अरे नहीं नहीं चुनाव तो करना पड़ेगा। अरे सब पता है, कौन है उसके आगे, उसने सबको ठीक कर दिया। तो कहा अरे नहीं वो तो गड़बड़ हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड में पकड़ में आ गया कि तुमने एक हाथ से चंदा लिया, दूसरे हाथ से उसको ठेका दिया है। तो कहा तो क्या हुआ, पहले वाले लोग कुछ करते थे तो बताते थोड़े ही थे। तो उसने कहा अरे नहीं उसमें यह भी पकड़ में आया है कि जो चंदा नहीं दे रहा तो उसके घर तुमने ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, और जब ईडी और सीबीआई भेजी तो अगले दिन उसने चंदा दे दिया। तो कहा कि यही तो होती है ताकत, शेर है, सीधे सीधे जो नहीं माना उसको डरा के ले लिया चंदा। मैं चुपचाप दोनों को सुन रहा था। उसके बाद उसने कहा कि देश की तरक्की अगर चाहिए तो तानाशाह चाहिए। ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारी सबसे पहली साथी वक्ता ने तानाशाह से शुरू किया था। जिस दिन तानाशाह ये ख्वाब खत्म कर देगा कि, और उसने उदाहरण क्या दिया पता है, तमिलनाडु अलग कहता है हम हिंदी नहीं बोलेंगे, नागपुर वाले कहते हैं हम मराठी बोलेंगे, यूपी बिहार वाले हिंदी हिंदी करते हैं। ये देश को कोई एकजुट रख सकता है तो एक लीडर तानाशाह होना चाहिए जो उसी जिल्ले इलाही की तरह है। मैं चुपचाप बैठ के यही सोच रहा था, इस कॉमन सेंस को गांव तक पहुंचा दिया गया है। इस झूठ पर लोग सच मानते हैं, जैसे वही कि पापा उन्होंने युद्ध रुकवा दिया था। ये हम और आप हंस सकते हैं, लेकिन गांव जाकर पूछ लीजिएगा, जो राम को ला सकता है वो युद्ध रुकवा सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे चाय पूछ कर पीता है। गांव में ये भी लोग मानते हैं। इलाहाबाद में पढ़ा करता था, तो इलाहाबाद में जब माघ मेला कुंभ लगा था तो एक आदमी बैठ करके उसी समय समझाने लगा कि गुजरात के भुज में भूकंप कैसे आया है पता है? तो कहा नहीं पता है। तो उसने कहा कि धरती गोल होती है। कॉन्फिडेंस देखिए झूठ बोलने वाले का। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो वो आदमी ऐसे गोल हाथ बनाया और कहा धरती ऐसी गोल है। बाकी सब लोग ऐसे बैठे, हाँ गोल है। कहा कि जब कुंभ लगा तो ज्यादा आदमी सब इलाहाबाद की तरफ आ गया कुंभ नहाने, तो गुजरात की तरफ से धरती थोड़ी सी उठ गई और इलाहाबाद की तरफ दब गई, इसलिए गुजरात में भूकंप आ गया। बाकी सब कर हाँ बाबा कहां थे, वही सब बाबा आजकल पर्चा बना रहे हैं। जहां देखो पाखंड के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद ऐसे नेताओं के पीछे अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। सीधी सी लड़ाई है। जब आपको बेरोजगार किया गया तब आपको पता ही नहीं चला कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बेरोजगारी होना था, और 45 साल की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हो गई। आज भारत 45 साल से सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है उसमें जी रहा है। रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 82-84 रुपए के ऊपर है। 2 करोड़ रोजगार देना था, तुम चुनाव में आते नौजवानों केवल एक सवाल पूछना, 2 करोड़ रोजगार देना था, तुम 1 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ का हिसाब दे दो। तुमने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट गांव बनाएंगे, तुम 10-10 स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव गिना दो। तुमने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तुम बुलेट ट्रेन का एक डिब्बा ही दिखा दो कहां बना है। तुमने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे,
तुम कह दो उस किसानों की लागत निकल रही है कि नहीं चुनाव उनके फसल में। तुमने कहा था 2022 तक हर सर के ऊपर एक छत होगा, बताओ तुमने कितनी छत वहां पर दी है? हिसाब तो तुम्हें देना था। 14 में जब आए तो ये कहकर आए थे कि उनको 60 साल दिया, हमको 60 महीने दो, बोला था कि नहीं बोला था? तो भैया 60 महीने के बजाय तुमने 120 महीने ले लिया, तो अब 120 महीने का हिसाब तो दोगे। नौजवानों, इस 50 दिन में अगर ये वाले सवाल हम लोगों के बीच पहुंचा पाए तो डेमोक्रेसी बचेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही बात कही थी। आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो ये देश में राजनीतिक बराबरी ठीक से चल नहीं पाएगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 में कहती है 100 रोटी और 100 आदमी के बीच बंटवारा क्या है? एक आदमी 40.5 रोटी कब्जा किए हुए है और 3 रोटी पर 50 आदमी गुजारा कर रहे हैं। अगर इस डेटा को एक्सटेंड कर दीजिए तो 95 लोग 5 रोटी पर जी रहे हैं और 95 रोटी 5 आदमी कब्जा किए हुए हैं। अगर 2024 में, क्योंकि उनके लोग कह चुके हैं कि इस देश के संविधान को बदलना है, बताइए, अब तो छुपी हुई बात तो है नहीं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो बचेगा क्या? इसलिए मैं केवल एक बात, आखिरी किस्सा सुना के जा रहा हूं। नौजवानों को अपने मुद्दे पर खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहां है, तो वो कहेंगे मंदिर वहां है। आप पूछेंगे 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव कहां है, तो वो कहेंगे कश्मीर भारत में मिला लिया है। आप पूछेंगे कि किसानों की आय दोगुनी और सर पर छत कहां है, तो वो कहेंगे धारा 370 हटा दिया है। आप कहेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत हुआ, महंगाई की बार, अब की बार फलाने की सरकार, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला दी है। वो भटकाएंगे। आप अगर अपने मुद्दे पर टिके रहे, एक बार सोच के देखिए ना कि वोट किस नाम पर देना चाहिए, और वो बरगलाने आते हैं और हम उस झूठ में फंस जाते हैं। एक आखिरी किस्सा सुना के विदा ले रहा हूं, इसी इशारे में सब कुछ है, और यह किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। एक जंगल में बाघ से एक गधा उलझ गया। गधा बोला घास काले रंग की है। बाघ बोला नहीं रे मूर्ख, ये घास हरे रंग की है, दिख नहीं रहा तुझे? गधा बोला ऐसे कैसे, अच्छे दिन आ गए हैं, ये काले रंग की घास है। बाघ बोला अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, ये घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे, राजा के पास गए। राजा शेर था, शेर से दोनों ने फैसला कहा, सुनाइए। गधा बोल रहा है हाँ घास काले रंग की है, तो वो बोला कि देखिए घास हरे रंग की है। शेर ने फैसला सुनाया, गधा सही बोल रहा है, बाघ को 1 साल की आजीवन कारावास की सजा जंगल से बाहर जाने की कह दी जाए। गधा नाचते हुए चारों पैर उठाकर खुश होते हुए गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जब वो गधा नाचते हुए चला गया तो बाघ ने शेर से पूछा कि राजा ये कैसा अन्याय है, आप भी देख रहे हो घास हरे रंग की है और आपने मेरे खिलाफ सजा सुना दी। उस शेर ने जो बोला, इस देश के नौजवानों को यही मेरा पैगाम है। शेर ने कहा कि मुझे पता है ये घास हरे रंग की है, सजा तुम्हें इस बात के लिए नहीं मिली है कि तू गलत है, सजा इस बात के लिए मिली है कि तू गधे से बहस कर रहा है, तुम्हारे जिम्मे और कोई काम नहीं है, तू गधे से उलझा पड़ा है। इस देश के नौजवानों को किस गधे से उलझा दिया गया है, इस बात को इशारे में समझ जाइए। आप सारी चीजों को लौट के आएंगे। हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होना चाहिए था। हमारा मुद्दा कलम और किताब होनी चाहिए थी। हमारा मुद्दा भारत का संविधान होना चाहिए था। हमारा मुद्दा मोहब्बत का भारत होना चाहिए था। ज्योतिबा फूले स्कूल खोलने निकले, घर से निकाल दिया क्योंकि धर्म वालों ने कहा कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा था। उनको पहली बार अपने आंगन में जगह देकर स्कूल खुलवाया। उस दोस्त का नाम था उस्मान शेख। ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख के सपनों के भारत में कुछ लोग नफरत की आग लगा रहे हैं।
इस देश में कोई रोहित वेमुला, कोई पाल तड़वी बना रहा है। इस देश में नौजवानों को हिंसा की लपट में डाला जा रहा है। अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर 50 दिन में इस बात का फैसला नहीं हुआ कि यह देश किसी धर्म का होगा या संविधान से चलेगा, तो अगली बार पता नहीं वर्तमान भारत में युवाओं के भविष्य का कोई कार्यक्रम भी हो पाएगा या नहीं। इस बात की चेतावनी के साथ मैं अपने देश की आवाम से एक अपील और एक गुजारिश करूंगा कि वोट उन्हें दीजिएगा जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे। वोट उन्हें दीजिएगा जो संविधान की हिफाजत करे। वोट उन्हें दीजिएगा जो आपको रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को अगर वोट दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी बचेगा। जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।